हेलो हाय नमस्कार। ललन टॉप के सिनेमा अड्डा में आपका स्वागत है। हम 14 फरवरी को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। 14 से 16 चलेगी ये मुंबई में। और आप में से जो भी अटेंड कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। स्क्रीन राइटर्स के लिए खजाना है एक तरह का। और देश के अलग अलग स्क्रीन राइटर्स हैं यहाँ पे मौजूद। उनको सुनिए, अपने एक्सपीरियंस में समृद्धि लाइए। और अंजुम सर हैं हमारे साथ, अंजुम रजब अली सर। उनसे हम बात करेंगे कि सर मुझे पहले पहला सवाल मेरा कॉन्फ्रेंस को लेके ही है कि एक एस्पायरिंग राइटर को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए 3 दिन होने वाले इस कॉन्फ्रेंस से। पहले तो दोस्त शुक्रिया से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुमसे तो पहले भी बात हो चुकी है हमारी फिल्मों के बारे में। देखिए, ये जो दरअसल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से डिजाइन किया है और उसका जो मकसद जो है वो एक्चुअली फोकस उसका है जो स्क्रिप्ट राइटिंग में के व्यवसाय में आना चाहते हैं, कि जिनके पास हुनर है, जिनके पास मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन उनको एडवाइस गाइडेंस दूसरों के तजुर्बे से कुछ सीखने को अगर मिले तो एक भैया एक 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 रास्ता थोड़ा सा निकल आता है, क्रिएटिवली और प्रोफेशनली दोनों। और उसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए आप देखोगे कि सारे सेशंस जो हैं वो उस तरह क्राफ्ट पर ज्यादा सेशंस हैं। फिर उसके बाद व्यवसाय पर बात होती है, फिर उसके बाद जो चुनौतियां जो आ रही है हमारी सोशल रियलिटी को, पॉलिटिकल रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए वो बातें आ रही है। फिर उसके बाद ये कि स्टूडियोज प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हैं, क्योंकि एक मोनोपोलिस्टिक जो एक माहौल बनता जा रहा है, तो उसके साथ जूझना कैसे, उसके साथ कैसे नेविगेट करना, नेगोशिएट करना, वो बातें आ रही है। और आखिर में ये है कि आपका यूनियन वो किस तरीके से कलेक्टिव एक्शन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, ताकि एक अगर यूनिटी से अगर बात हो, यूनियन आपको रिप्रेजेंट अगर करे, तो देन काफी सारे जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो फिर सुलझ जाते हैं उसके लिए। और वो जो सामने वाले जो हैं शक्तिशाली लोग, उनको पता चलता है कि भाई हमारी जो यूनिटी जो है वो भी हमको बहुत शक्तिशाली बना रही है। तो एक थोड़ा सा एक बराबरी का, एक इक्वालिटी से एक बातचीत हो सके, ये इन सारी चीजों के बारे में ये 3 दिन बातें हो रही है। हाँ, दूसरी देखो, एक इस बार एक अहम बात ये है कि हमने क्रिस्टोफर काइजर को बुलाया अमेरिका से, जो ना सिर्फ एक जाने माने हॉलीवुड के लेखक हैं, पर वो राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रिएटिव यूनियन माना जाता है, ट्रेड यूनियन, उनके वो अध्यक्ष रह चुके हैं 4 साल के लिए, 2011 से लेकर 2015 तक। और उससे भी बड़ी अहम बात यह है कि 2023 में जब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने एक हड़ताल बोली थी, हड़ताल शुरू की थी, जो लगभग 5 महीने चली थी, क्योंकि वो ये स्टूडियोज और वगैरह जो है वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। एक बहुत रीजनेबल तरीके से जो एक मिनिमम बेसिक अग्रीमेंट होता है उसको वो रिवाइज करना चाह रहे थे के, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए कि भैया हमको बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये मानकर कि यूनियन क्या कर ले। लेकिन यूनियन ने करके ये दिखाया कि बड़ी यूनिटी से उन्होंने 8,000 वर्किंग मेंबर्स को हड़ताल में ले लिया, एक शब्द लिखा नहीं गया। तो वो जो नेगोशिएशन जो कर रहे थे में से जो एक अहम जो नेता थे स्ट्राइक के, वो थे क्रिस काइजर, और उनको हमने बुलाया ताकि उस तजुर्बे के बारे में वो बात करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और पता चले कि ये हो सकता है, बाकायदा हो सकता है। नेटफ्लिक्स, amazon, डिज्नी, सोनी, ये बड़े बड़े जो लोग थे उनके सामने भी भैया आप ये कर सकते हो, ताकि वो आए वापस टेबल पे और क्या, अच्छा ठीक है भैया चलो हम बात करने के लिए तैयार है और आपकी बात मानने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है इन तरह से। जी। आपने अभी बात की हॉलीवुड के मूवमेंट की, तो मुझे ध्यान आया कि अभी रिसेंटली पिछले महीने पॉल शेडर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एआई की तारीफ की। उन्होंने उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे पॉल शेडर की फिल्म का आइडिया दो। अब फिर ऐसे करके मैंने टैरेंटिनो की फिल्म का आइडिया डाला, स्कॉर्सेज़ी, सबका डाला। और उन्होंने कहा कि वो आइडियाज बहुत फ्रेश और ओरिजिनल थे। और एआई को लेके हालांकि उस इस बात पे उनकी बहुत आलोचना भी हुई। तो आपका क्या टेक है इस पूरे इस स्टैंड पे? देखिए, एआई जो है वो एक टूल है, टेक्नोलॉजी। हम्म। पहली बात तो ये हमें कबूल करनी पड़ेगी कि भैया टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कर सकते।
लेकिन उसका इस्तेमाल कैसी जिम्मेदारी से किया जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, ना लेखक का, ना स्टूडियो का, और ना ही समाज का, दर्शक का। वो देखना थोड़ा सा जरूरी है। और उसके अंदर मैं तो आपसे ये कहूंगा कि बाकायदा ये रिसर्च करने के लिए या कुछ एक पहले ड्राफ्ट का प्लॉट आइडियाज लेने के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकायदा आप कीजिए। लेकिन कहानियों में जो जान जो है, उसके अंदर जो हम लोग बोलते हैं रस, हिंदुस्तान में जो भरत मुनि ने बात की थी कि भैया नवरस की बात है, तो ये रस जब आता है तभी एक वो जो पर्दे पे जो कहानी आ रही है वो एक अनुभव बन जाता है कि वो उसको दर्शक जो है वो जीता है। और वो जान जो आती है कहानी, वो मेरे हिसाब से लेखक के दिल से आती है कि लेखक जब अपनी कल्पना में ये महसूस करके, और भैया अगर वो उनको लगता है कि ये बहुत मतलब दर्द भरी कहानी है और वो चाहता है कि ऑडियंस को इस तरीके से इस कदर उसका असर हो कि वो रो दे, तो लेखक को रोना पड़ता है। लेखक अगर ये गहराई से महसूस करता है तो ही आगे जाके वो एक्सप्रेशन इस कदर आता है कि दर्शक के ऊपर वो असर करे। अब ये एआई ये नहीं कर सकता है। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि एआई जो है आमतौर से आपको एक जवाब देता है, वेरएज एआई का काम ये है कि अगर आपको वो स्टिमुलेट करना चाहते तो अनेक किस्म के वो उसके अंदर आपको अगर वो दे जवाब, अनेक किस्म के ऑप्शंस अगर आपको, तो उसको लेके आपका आपकी क्रिएटिविटी जो है वो प्रोवोक हो जाती है और उसको ध्यान में रखते आप आगे जा सकते। तीसरी बात इसके अंदर ये आया, आलोचना इसलिए भी हो रही है कि मानो मैंने एक फिल्म लिखी, मानो राजनीति। अब राजनीति स्क्रिप्ट को लेके इस्तेमाल किया जा रहा है उसका कि एआई को कैसे ट्रेन करे ताकि वो इस किस्म की आइडियाज और इस किस्म की स्क्रिप्टें बनाए। मतलब मेरा काम लेके एआई को कहा जा रहा है कि इस तरीके से आप लिखो, हालांकि वो लिखा गया मेरा। तो या तो आप मुझसे इसकी अनुमति लीजिए या फिर आप ये नहीं कर सकते हो। और अगर मैं अनुमति देता भी हूं आपको ये करने की, तो उसका जो उस स्क्रिप्ट को लेके जो आप आगे बढ़ा रहे हो उसका जो फायदा हो रहा है आपको आर्थिक रूप से, तो फिर उसकी एक रॉयल्टी लेखक को मिलनी चाहिए। तो ये थोड़े से चेक्स और कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। बाई इट सेल्फ हमारी कोई आलोचना नहीं है। हाँ, एक डर जरूर लगता है कि इसका इस्तेमाल कहीं इस तरीके से ना किया जाए कि लेखक का और दर्शक का दोनों का नुकसान। क्या आपको लगता है कि एआई वाकई मुन्ना भाई, मोगेम्बो, गब्बर ऐसे ओरिजिनल कैरेक्टर्स बना सकता है? देखिए, कैरेक्टर बनाना मतलब उसका वर्णन करके उसकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देना, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है ये। तो आप उसको इंफॉर्मेशन ये दोगे कि भैया इस किस्म का ये कैरेक्टर था, ये हरकतें करता था, तो उसको लेके आप एक इस किस्म का एक कैरेक्टर मानो बना, या कोई भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स दे और कहे कि इस किस्म का बना, वो तो बना ले। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक जीवित इंसान है एंड देयर इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस देयर। तो एआई डजंट लिव। एआई क्या है कि भैया उसको वो ये सारे मटेरियल को लेके एक आपको कोहेसिव अपीलिंग पर्सनैलिटी का एक आउटलाइन वो दे सकता है। लेकिन जो तजुर्बा लेके जो ये बना है मुन्ना भाई इसका, वो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। तो चक्कर ये है कि आप एआई का इस्तेमाल करके कैरेक्टर को, प्लॉट को एक्साइटिंग तो बना सकते हैं, लेकिन वो कितनी गहराई तक वो बात जाए, मतलब कि कहानी देखने के बाद दर्शक के मन में कौन सा रेसिड्यू रह जाता है, वो बात सवाल मेरे मन में जरूर उठता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो हासिल सकता है। अब आप एक सिंपल सी बात है, अगेन नाट्यशास्त्र का जिक्र करूंगा, माफ कीजिएगा, कि जहां भरत मुनि ने ये बहुत अच्छे तरीके से कहा है और जिससे मैं 100% सहमत हूं खुद भी, कि कहानी की का असली मूल जो है, कहानी की असली वैल्यू जो है, वो तब शुरू होती है जब कहानी खत्म हो जाती है, जब दर्शक जो है या सुनने वाला जो है उसको रिविजिट करता है अपने दिल में और वो महसूस करता है दोबारा अपने अंदर उस कैरेक्टर के फीलिंग्स और कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स खोजता है और वो लोकेट जो करता है उसको लेके एक एनरिचमेंट जो हम कहते हैं ना, वो आती है दर्शक में। तो कहानी का दरअसल जो मकसद है वो समाज में वो ये होता है, इट एनरिचेस
us by actually making us feel within ourselves which we have otherwise not been able to. अब ये एआई किस हद कर सकता है? वो एक्साइटिंग बना दे, एंगेजिंग बना दे, थ्रिलिंग बना दे, लेकिन क्या वो ये एहसास मुझे दे सकता है? ये सवाल जरूर है हमारे मन। जी। फाइनली तो एक इंसानी कलम से, इंसानी हाथ से, इंसानी कल्पना से, इंसानी दिल से वो बात आनी चाहिए। तो अगर आपने प्लॉट लिया भी है और मोगैम्बो जैसा कैरेक्टर लिया भी अगर है, तो उसके अंदर जान फूंकना जो है वो लेखक का काम। आपने अभी रॉयल्टी का प्लीज, जिक्र किया था प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे प्लीज, एफआरआई के बारे में आपसे बात करनी है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जरूर। कि 2013 में इसका गठन हुआ। आप लोगों ने अप्रैल 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, और मुझे कहीं पढ़ने को मिलता है कि बहुत ज्यादा फिर वो अवरोध का सामना करना पड़ा आपको, इंडस्ट्री के लोगों से भी और इससे भी, और अब जाके अब फंक्शनल हुआ है वो अभी इस जनवरी में। तो किसी एग्जांपल से समझा सकते हैं कि अब रॉयल्टी मिलने लगेगी राइटर्स को अपने काम की, लेकिन ये जब नहीं हो रहा था तो कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था? कोई आपको एग्जांपल अगर याद आए तो, ताकि वो एक्सटेंड समझ में आए। देखिए, एक तो ये है कि पहले हमें ये देखना होगा कि 2012 जुलाई में ये कानून जो था, कॉपीराइट का कानून, उसको हम्म। बदला गया। अब उसको बदलने में एक अहम बात है कि जिसको लेके इंडस्ट्री को बहुत बुरा लगा, वो ये कि हक जो होता है रॉयल्टी हासिल करने का, ये ना सिर्फ उन्होंने एक कानूनी हक बनाया, और उसके साथ में ये कंडीशन, एक शर्त जोड़ दी या कानून ने, कि ये हक जो है वो किसी को दिया नहीं जा सकता, मतलब खरीदा नहीं जा सकता। हम्म। तो स्टूडियो या प्रोड्यूसर या प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्टर मुझसे वो हक नहीं ले सकता है कि आप ये 1 लाख रुपया लीजिए, ये रॉयल्टी जो है वो कलेक्ट करने का हक मुझे दे दीजिए, मैं कलेक्ट करते रहूंगा, अगर मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली, अभी आज तो आप पैसा ले लीजिएगा। अब इसको लेके ये होगा, अगर ये वो लोग शर्त नहीं रखते, ये पाबंदी नहीं रखते, तो सारे नए राइटर्स हैं वो उनकी रॉयल्टी लेने का हक खरीद लिया जा रहा है। ये बात थी। अब इसको लेके बहुत विरोध तो हुआ था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जब एक्ट, जो कानून जो बनने वाला था और उसकी जो प्रोसेस उसका जो शुरू था, फिर उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी में वगैरह काफी इसके अंदर पहल बहस हुई थी और बवाल हो गया था लेखक और प्रोड्यूसर्स के बीच में। तो जब एप्लीकेशन तो हमने डाला 2016 में, जैसे आप जानते हैं, अब उसको रजिस्टर होने में लग गए इतने साल, लगभग 8 साढ़े 8 साल। तो उस दौरान हो ये रहा था कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो थे, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो थे लेखक के साथ जो बनते हैं, उसके अंदर वो एक क्लॉज डाल देते हैं कि आई हियर बाय वेव माई राइट टू रिसीव रॉयल्टी, मतलब कि मुझे रॉयल्टी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, और मैं अभी ये कह रहा हूं कि भैया ये मैं नहीं लूंगा रॉयल्टी। अब ये कानून के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है, क्योंकि कानून कहता है कि आप नहीं ये कर सकते, अगर मैं चाहूं भी तो वो वेव नहीं कर सकता, बिकॉज ये जुड़ा हुआ है मेरे काम के साथ। तो ये एक बात है। दूसरी बात उन्होंने ये उसके अंदर डाली, अगर ये, हमने जब विरोध किया इसका कि भैया ये आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये गैर कानूनी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर कोर्ट में गया तो आप तकलीफ में आ जाओगे, मतलब प्रोड्यूसर। तो उन्होंने घुमा के फिर ये डाला कि ये जो मैं पैसे तुमको दे रहा हूं, मतलब कि अगर आपने मुझे 100 रुपये दिए तो 60 रुपये जो है वो आपके लिखाई की फीस है, और 40 रुपया जो है वो एडवांस रॉयल्टी, हम्म। मतलब जो भी रॉयल्टी आने वाली है आपको अगर आए तो वो, तो ये जो पहले जो ये 40% आपको 40 रुपया जो मैं आपको दे रहा हूँ वो उसमें से डिडक्ट हो जाए एडवांस में। ये भी है, उन्होंने कानून को घुमाने की कोशिश की, लेकिन इसका हमको विरोध करना पड़ा बहुत 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 जोर शोर 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 करके। तो फिर वो भी उन्होंने फिर उसमें से निकाला ये। किंतु जब कॉपीराइट रजिस्ट्रार ने अपने वेबसाइट पे ये लगाया कि इनकी तरफ से ये अर्जी आई, ये एप्लीकेशन आया हुआ है, स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके अंदर, प्रोड्यूसर, स्टूडियोज, बाकी के जो प्रोड्यूसर्स के जो संस्थाएं हैं, जो गिल्ड्स वगैरह हैं, ओके, आपको कोई इसके बारे में इसको कुछ कहना है आपको? तो उन्होंने इसका विरोध कि भैया इनको तो कानून के हिसाब से मिलनी ही नहीं चाहिए रॉयल्टी। उन्होंने उस तरीके से कानून के शब्दों का इंटरप्रिटेशन किया, हालांकि बात साफ
ये कानून इसीलिए बदला गया था ताकि पटकथा लेखकों को अपना रॉयल्टी कमाने का हक मिले। उसका हेतु ही वो था। लेकिन उन्होंने शब्दों को कहीं घुमा फिरा के ये कहने की कोशिश की कि कानून के हिसाब से इनको नहीं मिलता। हम्म। ये कोशिश तो काफी थी। और ये समझ भी हम सकते हैं क्योंकि उनको लगा कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी हिल जाएगी अगर रॉयल्टी देना पड़े। लेकिन भैया दुनिया भर के जो देश उसमें तो रॉयल्टी दी जा रही। वो अभी आज जो आए थे हमारे WGA के जो एक्स प्रेसिडेंट, अब वो भी तो कह रहे थे, बता रहे थे, और वहां तो खुल के जिक्र हो रहा है कि भैया 1960 से मतलब अपन बात करें 85 साल से हॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज ऑफ ब्रॉडकास्ट वो तो रेसिड्यूल्स दे रहे हैं। तो रेसिड्यूल्स वही है जो यहाँ हम जिसको रॉयल्टी कि सिनेमा घर के बाहर अगर आपके काम का इस्तेमाल किया जाए पैसे कमाने के लिए या जिसके में आर्थिक फायदा हो तो उसका एक हिस्सा जाएगा लेखक को। तो वो तो वही कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जो यहाँ विरोध कर रहे हैं वहां हम्म। वो देने के लिए तैयार है। दूसरे देशों में वो बाकायदा देने के लिए तैयार है वगैरह। लेकिन ये होता है भैया, पूंजीवादी लोग जो होते हैं और धंधे वाले मतलब कि जो कंपनीज वंपनीज होती है तो ऑब्वियसली उनका मकसद यही होता है कि जितने पैसे बचे उतना बेहतर है, क्यों ज्यादा हम पैसे दें। और तब वो ये बात कबूल नहीं करना चाहते कि अगर हमारा काम सही तरीके से नहीं किया गया हो तो आपको कुछ पैसा नहीं मिल सकता। अगर लेखक अपना काम ना करे, लेखिका अपना काम ना करे तो कोई फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री है ही नहीं। आप किस बेसिस पे बनाओगे? बिल्कुल। आर्किटेक्ट अगर अपना ब्लूप्रिंट बनाना बंद कर दे तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे, इमारतें कैसे बनेगी? नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो इसके लिए उसका मुआवजा जो है उसको मिलना चाहिए। ओके। और आप एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो, अतिरिक्त कुछ कमा रहे हो तो फिर उसका हिस्सा है उसको जाना चाहिए। हम कौन सा कह रहे हैं कि सारा का सारा हमको आप दे दो। हम कह रहे हैं कि वो सिनेमा घर में आपने जितना कमाया कमाया, आप 2,000 4,000 करोड़ कमा लीजिए, हम कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसमें से तो थोड़ा सा हिस्सा हमको मिलना चाहिए क्योंकि हमारा वाकई हक बनता है। बिल्कुल। ये विवाद चल हम्म। रहा नहीं नहीं, और यही तो आयरनी है हमारी कि हम एक तरफ तो अपने राइटर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम ब्रेक थ्रू किस्म का सिनेमा क्यों नहीं बना रहे हैं, या वो सारी बातें। वो अलग हिपोक्रेसी है। पर मुझे आपसे ओटीटी इवोल्यूशन को लेके बात करनी है। जैसे पिछले कुछ समय से मुझे भी पढ़ने सुनने को मिलता है कि ओटीटी के आने के बाद में प्रोड्यूसर्स इस तरह की बातें करने लगे हैं कि ये फिल्म तो ओटीटी के लिए बनेगी, ये फिल्म थिएटर के लिए बनेगी। ऐसे में राइटर कहाँ जाता है, क्योंकि वो तो एक नहीं लिख रहा है ना, वो तो एक फिल्म लिख रहे हैं वो शख्स। तो उनके दिमाग में तो ये चीज है नहीं कि नहीं, मैं ये कहानी, ये कैरेक्टर तो ओटीटी पे ही जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कायदे से सिनेमा में। तो ऐसे में राइटर्स कैसे नेविगेट कर रहे हैं, और ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या सैलरी स्ट्रक्चर के टर्म्स में? ये तो ओटीटी फिल्म है, इसके लिए तो इतना पैसा ले लो यार। ये थिएट्रिकल मीडियम की फिल्म है तो इसके लिए इतना चार्ज कर लो। देखो, दरअसल तुमने दो बातें पूछी हैं। इस सवाल के अंदर दो पहलू हैं। एक तो ये कि किस किस्म की लिखाई जो है वो फिल्मों के लिए बननी चाहिए, मतलब कि थिएट्रिकल रिलीज के लिए बननी चाहिए, और किस किस्म की ये नहीं। और दूसरा ये है पैसों का सवाल। हम्म। जहां तक लिखाई का सवाल, देखिए, पहले काफी स्पष्ट ये हो रहा था कि क्योंकि थिएटर में अगर फिल्म आने वाली है तो उसके ऊपर एक तो सर्टिफिकेशन CBFC जो है उसके जरिए गुजरना जरूरी, जो आमतौर से सेंसर बोर्ड की। हम्म। तो इसके लिए कई उसके ऊपर पाबंदियां। दूसरी बात इसके अंदर ये आई कि लोग ज्यादा थिएटर में आ नहीं रहे। इसके लिए उनको एक्साइट करने के लिए, उनको उत्तेजित करने के लिए तो ऐसा बड़ा स्पेक्टेक्युलर कोई कहानी हो जिसका प्रोडक्शन वैल्यू उस तरीके के हो, स्टार हो उसके साथ, तो कैसे बड़े तरीके से पिक्चर बनाएंगे कि जिसकी एक एक्साइटमेंट आए ट्रेलर वेलर, ताकि लोग आए कि भैया ये बड़े पर्दे पे देखने लायक फिल्म है, उसके लिए हम ये पैसे खर्च करना हमें मंजूर है। जी। और अगर कोई ऐसी बात हो कि भाई तो घरेलू बात हो रही है या कोई जहां कोई बड़ी बड़ी प्रोडक्शन वैल्यूज नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है उसके अंदर, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, तो फिर वो OTT पे जाएगी। अब एक तो आपसे ये बात कहूंगा कि ये डिस्टिंक्शन जो है ये भी कम होने लगा है। क्योंकि पहले हमको ये एक लगा था कि एक आजादी हमको मिल रही है कि OTT वाले जो हैं वो आपसे स्टार नहीं मांग रहे हैं,
वो आपसे ये नहीं कह रहे कि ये आप इसके अंदर ये इस तरीके की भाषा नहीं डाल सकते हो, इस तरीके का आप उसके अंदर हिस्सा नहीं डाल सकते हो, एक्शन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि भैया सेंसर बोर्ड काट दे, क्योंकि यहाँ तो कोई सेंसरशिप होती नहीं है इसके अंदर। तो लगा था कि भैया ये मौका अच्छा है, हमारी क्रिएटिविटी जो है फैलेगी। लेकिन आज हुआ ये है कि भैया वो लोग भी, वे लोग जो है ओटीटी वाले, वो भी स्टार खोज रहे हैं। हम्म। स्टार्स को भी ये लग रहा है कि भैया अगर ओटीटी, हम लोग थिएटर में हमारी फिल्में इतनी नहीं आ रही हैं, लोग देखने नहीं आ रहे हैं, तो भैया ओटीटी पे काम किया जाए। और ओटीटी पे वो उतना ही चार्ज कर रहे हैं। तो हाँ। फिल्म का खर्चा जो आम तौर से अगर सीमित हो उसके, तो उसमें ये होता है कि ओटीटी को लगता है, उस प्लेटफॉर्म को, कि अच्छा भैया हमने मुनाफा काफी कमाया। लेकिन अगर इतना सारा अगर आप खर्च कर रहे हो स्टार के ऊपर वगैरह, 100, 150, 200 करोड़ आपसे लेके जा रहा है, तो हाँ। भैया फिर वो बोलेगा नुकसान हो रहा है हमारा। तो चक्कर यही हो गया कि जिस किस्म का एंटरटेनमेंट वो वहां चाहते हैं, वो यही चाहने लगे कि भाई। तो अब दूसरा ये है कि हाँ, जहां तक पैसों का सवाल है, जरूर ये था कि ये ओटीटी पे जाएगी तो इतनी मतलब बड़ी फिल्म नहीं है। बिकॉज पहले ये था कि अगर थिएटर में रिलीज हुई और चल गई, तो फिर ओटीटी उसके लिए ज्यादा पैसे, डायरेक्टली अगर ओटीटी पे जा रही है तो हमको कम पैसे में शायद उसको बेचना पड़ेगा, तो लेखक को कम पैसे मिलते थे। अब हुआ ये है कि स्टार्स जब आने लगे ओटीटी पर, तो उनको तो बहुत बड़े पैसे मिलने लगे, लेकिन हमारे पैसे उतने ही कम रहे उसके अंदर। तो यही होता है, देखो दोस्त, की हर कोई किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ये कॉर्पोरेट इडियोलॉजी ही ये होती है, प्रॉफिट बेस्ड होता है। तो उसमें ये है कि देखो, रुपी से रुपी अर्न, ओके। अब स्टार्स को आप मना नहीं कर सकते हो, उसके अंदर स्टार्स की शूटिंग हो रही है, तो भैया साथ में उनके भैया 10-15 लोग आ रहे हैं, कोई 3-4 मेकअप मैन है, उनके पकाने वाला कोई एक खानसामा साथ में आ रहा है, कोई 2-3 बॉयज आ रहे हैं, 2 ड्राइवर आ रहे हैं, 3 गाड़ियां हैं उनको चाहिए। तो ये पूरा खर्चा जो उनका हो रहा है, तो ओटीटी के कंपनी को भी यही लगता है कि भैया फिर मैं बचाऊं कहाँ। तो भैया चलो राइटर्स को दबाते हैं, राइटर्स को बोलते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल राइटर जो होता है, वो शायद इतने हद तक बार्गेन नहीं कर पाए उसके अंदर, क्योंकि वो दब जाता है या दब जाता है। लेकिन अगर यूनियन जो है हमारा एसडब्ल्यू, अगर वो शक्तिशाली हो और एक संगठित रूप से अगर वो एक्शन ले और कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसे कहते हैं वो करे, कि जहां सारे राइटर्स यूनाइटेड हो, तो ये फर्क पड़ सकता है, तो ये चीजें टूट सकती है इसको लेकर। जी। जो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, वो इसी का एक्सटेंशन है। तो जैसे पिछले कुछ समय से ही हुआ है ना कि कई बड़ी जो थिएट्रिकल रिलीज हैं वो नहीं चली, परफॉर्म नहीं कर पाई, बजट रिकवर नहीं कर पाई, कई केस में हुआ। फिर खबर आती है कि स्टार ने फीस का इतना परसेंट हिस्सा वापस कर दिया, ये कर दिया। मैं राइटर के पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनकी सिचुएशन तो ये रही है पहले भी, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करता किया जाता रहा है, चाहे वो क्रेडिट के टर्म्स में हो चाहे रेम्यूनरेशन के टर्म्स में हो, कि उनकी फीस इतनी रही है। अब थिएट्रिकल बिजनेस अगर नहीं चलता है तो ऐसे में राइटर कैसे सफर करता है किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ? देखिए, अगेन इसके अंदर मैं बेसिक बात कहूं कि लोग जब आते हैं फिल्म देखने के लिए, तो वो दरअसल क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि एक एहसास हो एक कहानी का, एक वो एक कोई ऐसे इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कहानी हो जिसको सही तरीके से बनाया गया हो, लेकिन उसका जो बेस जो है वो एक कहानी है। तो कहानी का एहसास ले लिया, बिकॉज कहानी मेक्स देम फील थिंग्स जो जिंदगी से उनको नहीं मिलता है एहसास, वो एक कहानी से मिलता है। इसके लिए राइटर का इमेजिनेशन जो है वो इसमें अहम हो जाता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपकी 2-4 फिल्में नहीं चलती जो एक इस किस्म की है, मानो एक किस्म, तो वो जो डेटा जो डालते हैं वे लोग अपने कंप्यूटर में, स्टूडियो वाले और ओटीटी वाले वगैरह जो भी है, वो उनको ये लगता है कि भैया देखो किस किस्म की फिल्म नहीं बननी। ये नहीं कि भैया ये शायद इसके अंदर फिल्म में कुछ खामी आ गई, कि इसकी कहानी जो थी उसको सुधारी जा सकती थी, नंबर 1। या कहानी ठीक थी लेकिन उसको जिस तरीके से बनाया गया उसके अंदर तकलीफ थी। अब ये समझने के लिए भी एक क्रिएटिव माइंड चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सामने बैठते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका बैकग्राउंड ये नहीं है, तो इसलिए उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट रीडिंग एक एक कला है। स्क्रिप्ट रीडिंग जो है वो इतना आसान नहीं है। तो ये लेके देयरफॉर राइटर्स को ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो नहीं चलेगी,
क्योंकि ये देखो, ये दो फिल्में नहीं चली। ये अगर एक्टर है तो उसकी, ये इस किस्म की फिल्म नहीं चली, तो ये एक्टर अगर हम ले रहे हैं तो उस किस्म की फिल्म आप नहीं बनाइए आप। तो इसको लेके क्या है कि भैया जो जो चॉइसेस जो मिल रहे हैं लेखक, बड़े नैरो होते जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट की परिभाषा जो है वो बहुत ही सीमित होते जा रही है, क्योंकि एनालिसिस जो होता है, पोस्टमार्टम जो बहुत जरूरी है, पोस्टमार्टम जो हो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कई फैक्टर्स को लेके डेटा को हासिल करके किया जा रहा है, तो फैसले उस बेसिस पे लिए जा रहे हैं। ये तकलीफ है हमारी। तो इसलिए राइटर्स के हाथ भी बंधे जा रहे हैं। राइटर्स के लिए नेगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है क्रिएटिवली। ये सामने वाले जो बैठे हैं वो डेटा लेके आ जाते हैं कि नहीं, अगर इस तरीके की आप सीक्वेंस बना रहे हो, ये सीक्वेंस चलती नहीं है। फिर उसके बाद ये बात आती है आपको कि भैया आपने ये, आपकी ये फिल्म मानो हमने डाली, अब देखो इस मिनट पे इतने दर्शक हमारे चले गए, उतने मिनट पे दो आए, इतने मिनट चार चले गए, तो देयरफॉर इन इसको सुधारो, इसको सुधारो। तो जो इंटीग्रिटी जो होती है कहानी, एक मुकम्मल अनुभव होता है। तो मुकम्मल अनुभव जो है, अभी वो ब्रेक डाउन हो के वो ऐसे इस तरीके से फ्रैगमेंट हो जाता है, तो लेखक भी फंस जाता है। हाँ। और इससे निकलना अभी फिलहाल मुझे इतना आसान दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि फैसले लेने वाले जो वो इस तरीके से सोचने लगे हैं, है ना? वो भी घबराए हुए हैं कि भाई नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे हमारे, ऊपर से भैया जो हमारे सुपीरियर्स है उनका दबाव आएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इसके लिए एक सेफ तरीके से देखा जाए, और सेफ तरीका यही है कि जो किया गया है उसके बेसिस पे आप देखो। ऐसा नहीं है कि हर कहानी एक नया एहसास है, हर कहानी में एक ओरिजिनलिटी है, तब जाके कुछ बात बनेगी। और ये सिचुएशन दोस्त, तुमको ईमानदारी से कहूंगा, बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है क्रिएटिवली अगर देखा जाए। और ऐसा इतना मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत नियर फ्यूचर में ये बदल, क्योंकि जितने वो ज्यादा घबरा जाते उतने उनकी जो चॉइसेस है वो और भी सीमित होते जा रही। इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि भैया कहानी कहने की इंडस्ट्री है, तो रिस्क जो है वो तो इसके अंदर होना ही है। भैया आर्टिस्ट, एक आर्ट फॉर्म आप निकाल रहे हो, तो उसके अंदर रिस्क तो है ही। जैसे पुराने जमाने में जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, जो अकेले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो थे, वो सुनते थे कहानी, स्क्रिप्ट सुनते थे, बोलते हाँ यार, ये तो यार मुझे तो बहुत छू गई कहानी, ये तो रुला दी मुझे, ये तो अच्छा अच्छा लगा, मुझे बांध के रखी, मतलब चाय का कप मेरा धरा कर धरा रह गया, इतना मेरा ध्यान इसमें ये बना रहा। मतलब कि वो खुद जो है अपने अंदर ऑडियंस को देख, क्योंकि वो भी तो ऑडियंस है, वो भी इंसान है, वो भी फिल्में पसंद करते हैं, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको भी कुछ चाहिए कि जो उनको पकड़ के रखे। तो वो उस तरीके से जाते थे और उसके ऊपर पैसा। आज ये हुआ नहीं है, बोले वो दे डोंट कंसीडर देमसेल्व्स द ऑडियंस। वो जाते हैं डेटा के हिसाब से देखते हैं कि इस तरीके की कहानी, ये कहानी का क्या है, डेटा क्या बोल रहा है उसे। अरे भाई, तुम्हारे दिल को छू रही है कि नहीं छू रही है? तुम ऑडियंस नहीं हो क्या? तुम इंसान नहीं हो? तुम फिल्में नहीं देखते हो? तुमको भी तो कई फिल्में पसंद आती नहीं आती कि तुम एनालिसिस ही करते बैठ जाओगे। वो जब तक वापस नहीं आएगा तरीका, दोस्त, ओरिजिनलिटी तो सफर। और ये अपने आप में, जैसा आप बता रहे थे ना मुझे, डेटा देखने वाला कि इस सीन पे इतने लोग उठ के गए, ये ऐसा लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ अ कॉमेडी फिल्म का कोई सीन है। कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि इस सीन पे ये होगा, इस सीन पे इसका रिएक्शन ये। बट आपने पुराने समय की बात की, और चूंकि आप तीन चार दशकों से और एक हैं। बात आपसे कहूंगा जी। कि ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजेडी है हमारे लिए, ट्रेजेडी है, हाँ समझे? वही और तो। अगर कॉमेडी बनाना चाहते हो ना, तो डार्क कॉमेडी है। हाँ हाँ, डार्क कॉमेडी है, उसी के जोन में है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था आपका, तो उसमें आपने 90s के दौर की बात की है। आपने कहा कि फिल्म अच्छा। इंडस्ट्री वाज अ मैड प्लेस इन 90s। तो इसको प्लीज इलेबोरेट कीजिए, और राइटर्स कैसे फंक्शन कर रहे थे उस माहौल में। नहीं, लेकिन वो जो है दोस्त, एक एक कॉन्टेक्स्ट में कहा, जिस संदर्भ में कहा था मैं आपको बताता हूँ। अर्ली 90s की बात कर रहा था, उस वक्त हम्म। उन्होंने 90s कर दिया। अर्ली 90s में ये था कि सभी लोग ये पहचान रहे थे, प्रोड्यूसर स्टार्स वगैरह, कि भैया स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। तो हर बार बातें होने लगी थी, इंटरव्यू में वगैरह, कि स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट के बिना अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। तो जी। ऐसे कई बार जब मुझे
भैया इनवाइट किया गया था कि भैया बात करनी है और आपका नाम सुना है और फिल्म लिखवानी है आपसे। हम्म। और हम जानते हैं कि आप थोड़ा सा वक्त लेते हैं और आप उनमें से नहीं है तो आपको कहेंगे कि अगले हफ्ते हमको स्क्रिप्ट दे दो। नहीं हम्म। नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया अगले महीने की फर्स्ट वीक में ही हमारी शूटिंग शुरू होना है, इतना जल्दी नहीं होने वाली। हम्म। अरे भैया 8 महीने से 1 साल लग जाता है स्क्रिप्ट लिखने में, और आप कह रहे हैं कि आप शूटिंग करना चाहते हैं हम्म। अगले महीने में, मतलब 4 हफ्तों में आप शूटिंग करना चाहते हैं, तो ये समझ नहीं थी। हम्म। स्क्रिप्ट जरूर अच्छी चाहिए लेकिन उनको क्राफ्ट का अंदाजा नहीं था तब तक, इसके लिए ये बातें होती थी। कई बार मुझे बुलाया गया कि जहां 4-5 सीन ऑलरेडी शूट हो चुके थे उसके, फिल्म के हाँ। 2 गाने शूट हो चुके, और फिर कहा कि भैया ये स्क्रिप्ट नहीं जम रही, अभी आप स्क्रिप्ट लिखिए लेकिन इसके अंदर ये सीन्स होने चाहिए। अरे तो भैया इसके अंदर मतलब बाकी की स्क्रिप्ट डिजाइन की जाए ताकि ये सीन का समावेश हो उसके अंदर, ओके, कि इसको अकोमोडेट, क्योंकि आपने इस पे खर्चा कर दिया, और क्यों खर्चा किया आपने जब आपकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी, तो काहे आपने खर्चा। जी। कई बार ये भी होता था इसके अंदर कि भैया स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और फिल्म की शूटिंग जारी है, अरे स्क्रिप्ट को पूरी होने दो, क्योंकि जब एंड में पहुंचेंगे तब शायद ये लगेगा कि नहीं ये पहले वाले ये सीन है, इसको बदलना पड़ेगा, इसकी ओपनिंग जो है उसको शायद हमको बदलना पड़ेगा। तो एक स्क्रिप्ट हो जाने दो पूरे तरीके। लेकिन स्टार की अगर डेट्स मिल जाती थी तो फिर वहां से धक्का आता था कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग शूटिंग शुरू करें, इतना तो आपने लिख दिया है ना, हाँ आधा तो आपने लिख दिया, तो आधा तो शूटिंग कर ले हम लोग, बाकी आप लिखते जाइए। अरे लेकिन बाकी जो मैं लिखूंगा उसका असर शायद इस पे पड़ेगा और इसको हाँ। बदलना पड़ेगा। तो ये जो समझ जो थी उस वक्त वो इतनी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप एक मुकम्मल स्क्रिप्ट उनके पास ले जाते तो फिर वो वहां जो है फैसला जो होता था आमतौर से दिल से होता हम्म। है उनका, कि हाँ मजा आ गया, अब ये मजा आ गया, अच्छा लग रहा है इसके अंदर और बात छू गई, ये जो बात है हम्म। ये आज बहुत ज्यादा सुनने को शायद नहीं मिलती, क्योंकि जो सामने वाले जो थोड़े से घबरा जाते हैं प्रोड्यूसर, मैं नहीं कह रहा हूं कि होशियार और अच्छे समझदार प्रोड्यूसर नहीं, जरूर है, और उनके साथ काम करने में उनके लिए लिखने में एक मजा भी आता है, वो बात जरूर है, जो लेकिन जहां एग्जीक्यूटिव से सामना होता है वहां कभी कभी तकलीफ मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह, गुलाम, बड़ी फिल्में हैं ये, और ये इनका स्क्रीन प्ले भी बहुत टाइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खालिस कमर्शियल फिल्में बन के रह गई। बड़े स्टार्स थे, अजय देवगन, आमिर खान। तो उस समय ऐसा होता था कि उनका भी कुछ इंटरफेरेंस हो या अपना इनपुट हो कि नहीं ये सीन ऐसे होना चाहिए, मेरी एंट्री ऐसे आनी चाहिए। जैसा आजकल बहुत सुनने को मिलता है, हीरो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मेरा एंट्री सीन वापस रीशूट करवाओ, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये सिनेरियो था, कितना इंटरफेरेंस होता था और कितना इनपुट होता था उनका, उन लोगों का। इतना नहीं होता। फ्रैंकली देखो, स्टार सिस्टम तो दोस्त तब भी थी अब भी है। फर्क ये है कि जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस जो चला गया है स्टार्स की तरफ, डिस्प्रोपोर्शन, तो एक अजीब किस्म का पावर आ गया उनमें, और वो दिया गया है, हम्म। वो दिया गया है फ्रॉम द प्रोड्यूसर स्टूडियोज। हमने सोचा प्लेटफॉर्म्स वगैरह नहीं देंगे, वो भी दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है जिनकी समझ थोड़ी ना भी हो पर वो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त का दौर जो है भैया, जब मैंने तो काम किया है जैसे आपको बताया आमिर के साथ, अजय देवगन के साथ, रणबीर के साथ, के बाकी भी थे, सैफ वगैरह थे स्टार्स, लेकिन उनका इंटरफेरेंस उतना नहीं होता था। देवगन जो थे फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट सुन लेते थे, डन, डायरेक्टर पसंद था, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, डन, फिर आप जो बोलो उस हिसाब से हम करने के लिए तैयार। लेकिन ये होना चाहिए कि भैया जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है उसका एक कन्विक्शन है, जो निर्देशक है उसका एक कन्विक्शन है, फिर वो भरोसा कर लेते हम्म। हैं। आमिर जो थे, क्योंकि आमिर की समझ है स्क्रिप्ट और वो उसके अंदर रुचि लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, उनके साथ काफी डिस्कशन हुआ, लेकिन वो एक समझदारी का डिस्कशन। जब वो कुछ भी अगर रिएक्शन देते थे, उनकी हम्म। प्रतिक्रिया या उनका कभी कभी कुछ एक आपत्ति भी अगर जताते कि नहीं, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस वजह से, वो सोच के कारण बता के वो पेश करते थे अपनी दलील,
ताकि सामने वाला जवाब दे सके। और कई बार ये हुआ, खास करके से गुलाम में, कि हम दोनों के बीच में जरूर विवाद हुआ, एक एक डिसएग्रीमेंट भी था, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार थे। ये नहीं था कि क्योंकि मैं स्टार हूं और मैं बोल रहा हूं ना, इसके लिए होना चाहिए, या उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा कि भैया इनको बोल दीजिए कि भैया ये बदल दे। ना, ना, कई बार डिसएग्री करने के बावजूद भी मैंने सोचा कि भैया, क्योंकि हो सकता है इनका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, वो तो पहली फिल्म लिख रहा था मैं, तो चलो इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये होशियार और जिम्मेदार तरीके से बात कर रहे। तो हाँ, मैंने कहा। कई बार आमिर ने कहा कि तेरे को वाकई ये लग रहा है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंटली ये लगा, इसे ठीक है, लेट्स गो। तो फिर वो कर। तो ये एक बात जरूर थी, जब तो वो उसको मैं इंटरफियरेंस नहीं कहूँ। तो मैंने दरअसल ये नहीं महसूस किया है उसको लेकर। पर इसके अंदर एक बात जरूर है कि जो डायरेक्टर्स जो थे बाकी, जैसे कि राजकुमार संतोषी, हम्म। प्रकाश झा, ये दो के साथ मैंने ज्यादा काम किया। ये लोग जो थे वो ऑलरेडी, उनका रिकॉर्ड जो था वो क्लियर था, वो समझते थे सिनेमा, ड्रामा समझते थे। तो इसके लिए वो जब तय करते थे कि इस तरीके से करना है, तो स्टार भरोसा रख के मान जाते उसको, तो वो हैंडल करना जानते। तो इन दैट सेंस थोड़ा, यू नो, मतलब आई हैव बीन लकी कि मुझे डायरेक्टली जूझना नहीं पड़ा किसी स्टार के साथ, कि अगर अगर कोई तकलीफ देने वाला स्टार तो। और अगर वो, दूसरी बात ये भी थी कि भैया, मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया, मैं 34 साल का था। जब गुलाम बन के आई तो मैं 40 साल का। ओके, और बाकी की फिल्में हुई तो भैया 40 45 तक पहुंचते। तो वो एक उम्र के हिसाब से, उम्र का एक तकाजा भी होता है, और एक इज्जत मिलती थी, क्योंकि एक आदमी जो है जिंदगी जी के बात कर रहा है। मैं कोई 22 23 साल का, 24 साल का लड़का नहीं था कि जहाँ आप बोले कि भैया तेरे को क्या समझता भैया ना, और आप मेरी बेइज्जती करोगे भैया, मैं बहुत सामने आपको जबरदस्त जवाब दे दूंगा। तो वो एक जरूरी, एक आदमी एक आत्मविश्वास के साथ पेश आ रहा है, और वो फर्क पड़ जाता है उसको लेके, फर्क पड़ जाता है। और आदमी बोल रहा है वो काम जान के बोल, वही नहीं बोल रहा नहीं मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे ख्याल आया तो चलो कुछ और बता दो ना, ये इसका एक मतलब है, इसके पीछे एक कारण है कि भैया इस तरीके से आगे। तो एटलीस्ट वो फिर, या तो आप मुझे सुपीरियर आर्गुमेंट दो, जो बहुत सारे शायद नहीं दे पाते। तो वो मेरा चलो तजुर्बा थोड़ा सा अलग रहा इस बात को लेकर। जो मैं पॉइंट आउट ये कर रहा था कि आज जो है एक डिस्प्रोपोर्शनेट लेवरेज, अगर आप स्टार्स को, माफ कीजिएगा, में से कई लोगों को मैं जानता भी हूँ, दोस्त भी है, कि इस तरीके का अगर आप किसी को पावर देते हैं और इस इतना अगर उसको महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उसका इस्तेमाल होने लगा। और कई बार गलत तरीके से भी इस्तेमाल होने लगा कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद है, ये नहीं होना चाहिए, मेरा इंट्रो इस तरीके से होना चाहिए। अरे भैया, आपका काम है एक्टिंग करना, किसी और का काम है लिखना। आप उन्हें अपना काम करने दीजिए। वो कहाँ आके सेट पे आके आपको बोल रहे हैं कि इस तरीके से एक्टिंग करो। तो आपका वो स्पेशलाइजेशन है, आपकी समझ वो है, आप वो कीजिए ना यार। लेखक को अपना काम करने दीजिए, उसका स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं सर आपसे ये पूछने वाला था कि आमिर की अभी बात चल रही थी, आपने गजनी में एक्टिंग की थी, आप वो डॉक्टर बने थे, पहला सीन था उसका। उसकी मुझे एक चीज याद आती है कि वो एक ही बात को 4 बार बोलता है अलग अलग ढंग से, कि ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, और फिर उसी बात को अंग्रेजी में दोहराया जाता है। और तो मेरे 2 सवाल थे दरअसल, कि एक तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि आप वो फिल्म कर रहे हैं और वो रोल कर रहे हैं, और दूसरा ये था कि जब, क्योंकि आप खुद एक राइटर हैं, सीजन राइटर हैं, तो इस किस्म की लेजी लाइनें जब आप पढ़ते हैं अपनी स्क्रिप्ट में एक्टिंग करते हुए खासतौर पे, तो वो लगता है कि यार मैं इससे बेटर लिख लेता, या इसको अभी बदल दो। देखिए, भगवत गीता क्यों आई महाभारत, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि भैया ये मेरे दादा है, पितामह है, ये मेरे गुरु है, मामा है, मैं इनसे नहीं लड़ सकता और मैं इनको नहीं मार सकता, इसके लिए मैं हथियार डाल। और श्री कृष्ण ने उनसे स्पष्ट कहा कि यहाँ इस रणभूमि में तुम उनके पोते नहीं हो, तुम इनके शिष्य नहीं हो, तुम इनके भांजे नहीं हो। यहाँ तुम एक फौजी हो, एक योद्धा हो, जो एक इडियोलॉजी, एक 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 जो कॉज जो बोलते हैं धर्म, उसके लिए लड़ रहे हैं।
वो है। और वो लोग भी यहाँ तुम्हारे दादा मामा गुरु नहीं है, वो यहाँ जो है वो योद्धा है, जो एक ऑपोजिट जो इडियोलॉजी है उसके लिए वो विचारधारा। उसी प्रकार जब मैं एक्टिंग करने जा रहा हूं तो वहां मैं एक्टर हूं, वहां मैं लेखक नहीं हूं। तो क्या मुझे लगता है कि हाँ यार ये बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, और मैं कोई इतना कोई महान राइटर हूं नहीं, मेरे अंदर कोई इतना ज्यादा हुनर है नहीं, मुझे ऐसे कोई अपने बारे में कोई बढ़ा चढ़ा के मेरी कोई राय है नहीं। लेकिन हाँ, कि मुझे लगता था मैं भी इससे बेहतर तो लिख सकता हूँ। लेकिन उस वक्त आप सुझाव दे सकते हो एक एक्टर की हैसियत से, एक अभिनेता की हैसियत से, आप उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं कर सकते। तो कई फिल्मों में एक्टिंग की, और जी बहुत सारी जगह बहुत सारे सीन से जहां मुझे लगा यार ये सीन का रस नहीं निकल रहा है, इसके अंदर ड्रामा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से, और मैंने रीराइट करके भी सुझाव दिया कि इस तरीके से करें तो। और अगर उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि नहीं हमको इस तरीके से नहीं करना है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं लेखक होता तो मैं अड़ जाता, बहस हो जाती, सीन को रोक दिया जाता कि भैया जब तक ये सुलझे ना। लेकिन वहां मेरी वो मेरी लेवरेज होती है, मेरी हैसियत होती है। तो ये तो लगता था, लेकिन उसके बारे में एक हद के बाद देयर इज नथिंग आई कैन। जी तो इसके लिए ठीक है, जो है सो है। और उम्मीद ये करता हूं कि लोग ये सेपरेट कर पाएंगे कि भैया ये जो है जो बोल रहा है वो अभिनेता के रूप में बोल रहा है, वो लिखाई उसकी नहीं है, लिखाई किसी और की है। जी तो ये नहीं सोचेंगे कि भैया क्या आपने लिख दिया। और फॉर्चुनेटली किसी ने आके मुझे ये नहीं कहा ये किस तरीके की आपने भैया सीन बना दिया आपने, नहीं भैया हाँ मेरी एक्टिंग पे आप भैया जरूर कुछ टिप्पणी दीजिए, लिखाई पे ना दीजिए, क्योंकि मेरी लिखाई वो है नहीं। बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। वो रोल कैसे मिला था आपको? वो रोल तो हाँ उनको चाहिए था, बिकॉज उसमें ये था कि वो डॉक्टर जो है वो दूसरे सीन में वो जो अभिनेत्री जो है जिया खान थी, उसको समझाता है मेडिकल स्टूडेंट को कि ये जो है संजय सिंघानिया उसका कंडीशन ये है वगैरह, तो एक स्पष्ट रूप से वो बता रहा है। तो उनको कोई ऐसा चाहिए था कि भैया जो मानो वो हो कोई, या तो थोड़ा मेच्योर हो, जो सही तरीके से बोल पाए, कन्विक्शन से बोले। और अगर ऐसी पर्सनालिटी हो, ऐसा उनको चाहिए था, बिकॉज वो चाहते थे कि उसको ट्रेलर में भी उसका इस्तेमाल किया जाए। हम्म तो आमिर ने दरअसल जो कास्टिंग एजेंट जो थी अमिता, उस अमिता सहगल करके, उसको कहा कि आप अंजुम को लाइए इसकी। अब पहले जब मेरे पास आया मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये शूटिंग वूटिंग बहुत बोरिंग होती है वगैरह, बैठे रहो दिन भर, कभी कभार शॉट हुआ, फिर वो लाइटिंग के लिए इतना वक्त लगता है, मेकअप में वक्त लगता है, यार मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मुझे नहीं करना है, और मुझे मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है नहीं कि ये करियर बनाए। तो वो वापस गए और आमिर ने वापस भेजा, बोले कि नहीं प्लीज उनको बोलो कि ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, लेकिन ये आप कर दो। तो कहीं उसको ये लगा था, आमिर को ये लगा था कि शायद ये सही होगा। तो अगर स्टार बोल भी रहा है तो उसकी एक अहमियत होती है, और आमिर बोल रहा है मतलब सोच के बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको ये कहा था सिर्फ कि मैं जो कुछ दो तीन सीन थे, तो मैंने कहा फिर वो एक ही दिन में आप खत्म, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और फिर पैसों के लिए भी मैंने काफी एक तगड़ी डिमांड की थी कि भैया अगर मैं पूरा दिन दे रहा हूँ तो सॉरी, और अगेंस्ट माई विश दे रहा हूँ, तो इसके लिए इतने पैसे तो मैं आपने मुझे देने चाहिए ताकि मुझे लगे एक डिग्निटी। हाँ तो उसमें भी मान गए थे, और समय के हिसाब से भी मान गए थे, मेरा काम। तो ये, और फिर उसको लेके शायद क्योंकि वो ट्रेलर में आने लगा बार बार आवाज आने लगी, तो उसको लेके कई लोग आने लगे, और फिर वही रोल, अच्छा डॉक्टर का रोल है सर, साइकोलॉजिस्ट का रोल है, हाँ अब यही। तो जहां मुझे ठीक लगा मैंने हाँ कह दिया, और जहां नहीं लगा नहीं कहा, क्योंकि मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा तो है नहीं कि भैया मैं एक्टिंग का करियर बनाऊं इसके लिए। तो मस्ती के लिए या दोस्ती की खातिर कर देते, जैसे वीरेदी वेडिंग में जी मस्ती के लिए कर दिया। अलम प्रीत्या की फिल्म थी वो टर्निंग 30, उसने कहा कर दो, मैंने कहा कर देंगे। क्या बात है। ऐसा। इंटरेस्टिंग था वो कैरेक्टर, मतलब वैसे कि जैसे आपने कहा ट्रेलर में भी। और अब वो उस समय तो, क्योंकि मैंने बचपन में देखी थी वो फिल्म, तो ऐसे याद रहता नहीं है आपको। उस समय आपसे मेरा परिचय स्क्रीन राइटर की कैपेसिटी में नहीं था इतना वो। तो लेकिन वो याद रहती है वो आवाज कि ये केस है, ये तो वो मेडिकल केस नहीं पुलिस केस है। और
ये सारी बातें। जी 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 जी, इसीलिए आई थिंक शायद तो इनको, हाँ, मेरे को लगा होगा कि भैया इनको बुलाया जाए। सही कॉल थी कुल मिला के। बिल्कुल सर। बाकी आज की बातचीत में अब समय सीमा की दिक्कत है थोड़ी सी, और हम यही होते हैं, और आपसे जब भी बात करते हैं हमेशा ऐसा एनरिच होके ही लौटता हूँ मैं तो, और हमारे ऑडियंस को भी होपफुली यही एक्सपीरियंस हो। आपको इस क्या कॉन्टेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राइटर्स के लिए। नहीं नहीं, शुक्रिया। और ये सब कहने के लिए, ये सब कहने के लिए शुक्रिया दोस्त। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि आप बहुत ध्यान से और बहुत सोच के सवाल पूछते हैं थैंक इसमें, यू। और आप सुनते भी बहुत ध्यान से, इसके लिए तो फिर बात करने में मजा आता है। बहुत आप बहुत लोग शुक्रिया। और थैंक उम्मीद करूंगा कि हाँ, कि अभी और 2 दिन बाकी है हमारे कॉन्फ्रेंस के। ये 2 साल में एक बार सिर्फ होती है, और बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं यहाँ जिनका काम लोगों ने देखा होगा, तारीफ भी की होगी, अच्छा लगा होगा, तो काम के पीछे क्या था उसके बारे में, वो जो तजुर्बे जो हैं, वो तरीके जो उनके बारे में बात होती है, तो मैं आपके सुनने वालों से, श्रोताओं से उम्मीद करूंगा कि भैया, अगर आपको जानना है, कुछ अच्छी जानकारी लेनी है और एनरिचमेंट चाहिए अगर आपको दिखाई के बारे में, तो जरूर आए। SWA की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप डेलीगेट पास दे सकते यू। SWA की हैं। चलिए, वेबसाइट पे बहुत जाइए बहुत और शुक्रिया। रजिस्टर कीजिए। और अगर आप हैं मुंबई के आसपास तो, और राइटर हैं किसी भी कैपेसिटी में लिखते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी आपको शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक सर। यू।